है एवरीवन। आज आप सुनने वाले हैं मेरे साथ मेरी एक नई कहानी, बिलियनियर सीक्रेट वाइफ, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। स्थान मुंबई। सुबह के 10 बजे थे, लेकिन आज मुंबई का तापमान सामान्य था। लेकिन इस शहर के सभी छोटे बड़े बिजनेसमैन की धड़कनें थमी हुई थी, क्योंकि इस साल का टॉप 1 टेंडर आज किसी के नाम होने वाला था, जिसकी वजह से न जाने कितनी कंपनियों के शेयर्स गिरने वाले थे, तो किसी की तरक्की की ऊंचाइयों को छूने वाले थे। सभी टॉप बिजनेसमैन की गाड़ियां एक टेंडर ऑफिस के बाहर आकर रुक रही थीं, जहां मीडिया रिपोर्टर्स के साथ साथ छोटे लेवल पर काम करने वाले बिजनेसमैन पहले से ही मौजूद थे। रिपोर्टर्स को सिर्फ चलते तवे पर अपनी रोटियां सेकनी थी। उन्हें अपने न्यूज़ चैनल्स के टीआरपी बढ़ाने के लिए एक हॉट एंड लेटेस्ट न्यूज़ की तलाश थी। लेकिन छोटे स्तर के बिजनेसमैन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, क्योंकि आज एक टेंडर के पास होते ही उनकी किस्मत का फैसला होने वाला था। उनके शेयर्स या तो आज आसमान की बुलंदियों को छुएंगे या फिर ज़मीन पर लुढ़क जाएंगे। टॉप बिजनेसमैन की गाड़ियों के बाद उनके बीच एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार आकर रुकी, जिसके पैसेंजर सीट के गेट को खोलते हुए लगभग 30 वर्ष का व्यक्ति बाहर निकला। साथ ही एक नज़र चारों तरफ देखते हुए उसने अपने कोट के बटन को बंद किया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे वो व्यक्ति वहाँ मौजूद छोटे बिजनेसमैन और रिपोर्टर्स को देख मन ही मन में उनका मजाक उड़ा रहा हो। तभी ड्राइविंग सीट के गेट को खोलते हुए एक दूसरा शख्स बाहर निकला, जिसे देखते ही वहाँ मौजूद लोगों की आंखें जैसे चौंधिया सी गई थी, जैसे वो कोई धरती का चमकता सूरज हो और उसे नंगी आंखों से देखना नामुमकिन हो। उम्र लगभग 25 वर्ष, 6 फीट हाइट, मस्कुलर फिट बॉडी, चेहरे पर सेट किए हुए हल्के बियर्ड, आंखों पर सेट्स, कान में ब्लूटूथ, कलाई पर बंधी महंगी रोलेक्स की वॉच, ब्लैक 3 पीस सूट में वह इस युग का कोई युवराज नजर आ रहा था, जो अभी अभी अपने घोड़े से उतरा हो। लेकिन उस शख्स को देखते ही आधे से ज़्यादा बिजनेसमैन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। अपनी फटी आंखों से बस उस शख्स की अपलक घूरे जा रहे थे। माथे पर चमक रहे पसीने की बूंदें अब नीचे की तरफ सरकते हुए अपना रास्ता तलाश रही थी, जैसे इस शख्स की मात्र उपस्थिति ही उन्हें अपनी कब्र खोदने पर मजबूर कर रहा हो। तभी वह शख्स भी अपने 3 पीस सूट के बटन को बंद करते हुए अपने कान का ब्लूटूथ निकाला और अपनी आंखों से सेट्स हटाते हुए अपनी कार को लॉक किया और उसकी चाबी पैसेंजर सीट से बाहर निकले शख्स की तरफ उछाल दिया, जैसे इशारों में ही उसे उसकी स्पोर्ट्स कार को पार्क करने का ऑर्डर दे रहा हो, और खुद टेंडर ऑफिस के अंदर जाने के लिए बढ़ गया। तभी उसके ऊपर कैमरे की फ्लैश और रिपोर्टर्स के सवाल कूद पड़े थे। मिस्टर युग रंधावा, आपको क्या लगता है इस साल का टॉप 1 टेंडर किसके नाम होने वाला है? एक रिपोर्टर ने कहा। आपकी कंपनी अभी मार्केट की सबसे नई कंपनी है, तो आपको लगता है कि इस साल का टेंडर आपकी कंपनी को मिल सकता है? दूसरे रिपोर्टर ने कहा। हमने अब तक के आंकड़ों को देखा है, हर साल का ये टेंडर किसी एक्सपीरियंस्ड कंपनी को ही मिला है। फिर क्या सोचकर इस बार आपने भी इस टेंडर के लिए अपना नाम नॉमिनेशन लिस्ट में डाला था? तीसरे ने कहा। मिस्टर युग, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी आप अपने डैड की वजह से यहाँ आए हुए हैं? क्योंकि अब तक के आंकड़े यही कहते हैं कि आप भी उसी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आपके डैड होते हैं। कहीं ये आप बाप बेटों की कोई मिली भगत तो नहीं? चौथे रिपोर्टर ने कहा। लेकिन इस सवाल के साथ ही उस शख्स के बढ़ते कदम अपनी जगह पर अटक गए थे, जिसके साथ ही माहौल में एक घुप सन्नाटा पसर चुका था। यहाँ तक कि आखिरी सवाल करने वाले रिपोर्टर की भी जुबान अब हकलाने लगी थी, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन उससे एक गुनाह हो चुका था, जिसे वह भी तुरंत समझ गया था। तभी वह शख्स भी
उस रिपोर्टर्स की तरफ घूमते हुए उसके गले में लटक रहे उसकी आइडेंटिटी कार्ड को सीधा किया। उस पर छपे उसके फोटो के साथ उसके नाम को पढ़ते हुए बोला, बाप बेटों की मिली भगत में बेटा आबाद और बाप बर्बाद नहीं होता। अब तक के इस आंकड़े को नहीं पढ़ा था? वो सर वो एक्चुअली सॉरी। नेक्स्ट टाइम से आंकड़ा पूरा पढ़ कर आना। उस रिपोर्टर्स के आइडेंटिटी कार्ड को वापस से उसके गले में लटकते हुए छोड़कर उस शख्स ने कहा और अंदर चला गया। एक बार फिर से बिजनेसमैन की गाड़ियों का आना स्टार्ट हो गया था और उनके साथ ही रिपोर्टर्स के वही पुराने सवाल। सर, आपको क्या लगता है इस बार का टेंडर किसके हाथ में आने वाला है? इस टेंडर को पाने की होड़ सभी बड़े बिजनेसमैन के अंदर रहती है, क्योंकि एक बार अगर ये टेंडर उनके हाथ लग गया फिर उन्हें एशिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर, आपका क्या ख्याल है? क्या ये टेंडर आपकी कंपनी को भी मिल सकता है? इस बात को सत्य होने के कितने % चांसेस हैं? लेकिन रिपोर्टर्स के इन सवालों को इग्नोर करते हुए बाकी सभी बिजनेसमैन भी अंदर चले गए थे, क्योंकि इस वक्त उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी कुछ ठीक नहीं थे। कार से बाहर निकलने के बावजूद भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तो वही टेंडर ऑफिस के अंदर वह शख्स जिसे बाहर खड़े रिपोर्टर्स युग रंधावा के नाम से एड्रेस कर रहे थे, अपने सामने ही खड़े लगभग अपनी ही उम्र के दूसरे शख्स को देखते ही उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए थे। मिस्टर देव रंधावा, नाइस टू मीट यू। वैसे आपके यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि आज अपनी बेइज्जती करवाने खुद मिस्टर जेपी रंधावा आएंगे। इट्स गुड डैट ही डिड कम, अदरवाइज अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं कर पाते। यू, हल्के गुस्से से युग रंधावा के सामने ही खड़े उस दूसरे शख्स यानी कि देव रंधावा ने कहा, लेकिन एक नज़र चारों तरफ देखते हुए उसने खुद के गुस्से पर काबू किया और चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोला, युग, सॉरी मिस्टर युग रंधावा। आसमान में ज़्यादा देर तक अपने पंखों को फड़फड़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, आसमान में उड़ने वाला परिंदा कितनी ही ऊंचाई की उड़ान क्यों न भर ले, एक वक्त के बाद उसे ज़मीन पर आना ही पड़ता है। देव रंधावा ने कहा, जिसकी बातों को सुनकर उसके सामने ही खड़ा युग, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। शायद वो देव को उसकी बातों का जवाब देना चाहता था, लेकिन तभी लगभग सभी बिजनेसमैन की मौजूदगी को देखते हुए एक अनाउंसमेंट हुआ, अटेंशन एवरीवन, वी सिंसियरली थैंक्स टू ऑल द बिग पर्सनालिटीज प्रेजेंट हेयर, as everyone present here knows that today the day is waiting for everyone throughout the year, because on this day only you get an idea of your luck when your faith itself decides your future। यहाँ मौजूद सभी बड़े हस्तियों का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जैसा कि ये बात यहाँ मौजूद सभी जानते हैं कि आज के दिन का सभी को पूरे साल इंतज़ार रहता है, क्योंकि आज के दिन ही आपको अपनी किस्मत का अंदाज़ा हो जाता है, जब आपके भविष्य का फैसला खुद आपकी किस्मत करती है। सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, वी गिव टुडेज वर्डिक्ट, दिस ईयर्स टॉप मोस्ट टेंडर गोज टू। इतना कहते हुए माहौल में अचानक से शांति फैल गई थी, जहाँ सिर्फ मौजूद लोगों के धड़कते दिलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो ही बाहर का भी माहौल कुछ वैसा ही था। बाहर लगे डिजिटल बोर्ड पर सभी बड़े कंपनीज के नाम उनकी मार्केट वैल्यू के साथ बारी बारी से फ्लैश हो रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर इस वक्त सिर्फ 2 कंपनियों का नाम छप चुका था। पहली, रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि मिस्टर जेपी रंधावा की कंपनी। तो वही दूसरी कंपनी थी, देवकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि युग रंधावा की कंपनी। वही इन दोनों कंपनीज़ का नाम देखते ही बाकी बिजनेसमैन का चेहरा मायूस हो चुका था,
क्योंकि वो इस टेंडर को पाने की लिस्ट से बाहर हो चुके थे। इस वक्त डिस्प्ले पर भी फर्स्ट पोजीशन पर रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम देखते ही युग रंधावा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। तभी अपनी बातों को जारी रखते हुए अनाउंसमेंट हुआ, दिस ईयर्स टॉप मोस्ट टेंडर गोज टू देवकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही न जाने कितने बड़े व छोटे बिजनेसमैन के दिल धक से बंद हो चुके थे। मुंह खुला रह गया था, आंखें फैलते हुए बड़ी हो चुकी थी, जिसमें एक चेहरा वहां मौजूद देव रंधावा का भी था। तभी आगे अनाउंसमेंट हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस देवकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर युग रंधावा, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दिस विक्ट्री, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। इस वक्त वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा लोगों का चेहरा उतर चुका था, क्योंकि युग रंधावा बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह था। वह प्रोजेक्ट हो या कोई भी टेंडर जिस पर हाथ रखता वह उसके नाम होती जा रही थी। अभी उसे बिजनेस ज्वाइन किए हुए मात्र 4 साल हुए थे। 21 साल की उम्र में युग ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। अपनी माँ देवकी के नाम पर उसने अपने कंपनी का नाम देवकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज रखा था और इन 4 सालों में ही उसने अपनी कंपनी को टॉप 10 में लाकर रख दिया था। तो वही आज इस टेंडर के मिलने के बाद उसे टॉप 1 की पोजीशन पर आने से अब कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन उसे बिजनेस वर्ल्ड का सबसे क्रूर इंसान भी बोला जाता था, जिसकी कोई कमजोरी नहीं थी। बचपन में ही उसके सिर से उसकी माँ देवकी का साया छिन गया था। बाकी बचे रिश्तों ने भी अपना मुंह फेर लिया था। अगर किसी ने रिश्ते निभाए, 21 साल तक जिनके भरोसे पर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, वह थे पैसे। इसलिए अब वो हर चीज़ को सिर्फ पैसों से तौलने लगा था। आखिर हो भी क्यों ना, जितना वो पैसे, पावर और स्टेटस को अहमियत देता था, उतना ही यह तीनों उसका साथ देते थे। दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रहे थे। साथ ही 25 वर्ष की उम्र में इतनी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करने के बाद युग रंधावा यूथ का आइकॉन होने के साथ साथ अपने शहर का मोस्ट हैंडसम हंक भी बन चुका था, जिसका असर मुंबई की लगभग हर लड़कियों पर देखने को मिल जाया करती थी। लेकिन युग रंधावा की ज़िंदगी में भी एक लड़की थी, उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे वह अपना परिवार मानता था, नुपुर सोलंकी। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के एक बिल्डिंग के अंदर 2 BHK फ्लैट के अंदर चल रहे टीवी पर इस वक्त सिर्फ युग रंधावा और उसे मिलने वाले टेंडर की न्यूज़ चल रही थी। टीवी के सामने ही एक लेडी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होगी, उसके बगल में एक 19 साल की लड़की भी बैठी हुई थी। टीवी पर चल रही युग रंधावा के न्यूज़ को देखते हुए वह लड़की काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी। तभी वह छोटी उम्र की लड़की अपनी जगह से खड़ी हुई और काफ़ी तेज़ी के साथ एक रूम के अंदर घुस गई, जहाँ सामने ही बेड पर एक दूसरी लड़की सारी बातों से बेखबर गहरी नींद में सोई हुई थी, जिसे देख पहली लड़की अपने सिर पर मारते हुए आगे बेड की तरफ बढ़ गई और बेड पर सो रही दूसरी लड़की के ऊपर कूदते हुए बोली, नुपुर दी, अभी आप सो रही हो और वहाँ टीवी पर जीजू ने तहलका मचा रखा है। जीजू एक बार फिर से जीत गए। सोने देना यार तन्वी, बिजनेस में ये प्रोजेक्ट्स और डील अब युग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जिस पर भी हाथ रखेगा वो उसकी ही होगी, क्योंकि उसके पास उसकी लकी गर्ल ये नुपुर सोलंकी जो है। नींद में ही बड़बड़ाते हुए उस लड़की यानी कि नुपुर ने अपना चादर वापस से ऊपर की तरफ खींच लिया और एक बार फिर से नींद के आगोश में डूब चुकी थी। लेकिन तभी किसी ने एक बार फिर से उसके ऊपर से चादर खींच दिया था, जिसे देख नुपुर इस पर झल्लाते हुए उठकर बैठ गई थी। क्या यार तन्वी, चैन से सोने भी। लेकिन सामने खड़ी उस 40 वर्षीय महिला को देखते नुपुर की नींद गायब हो चुकी थी। माँ, आप, कुछ काम था? हाँ, मैं तुझे बस सोने के लिए पैदा की हूँ। वहाँ तेरा वो करोड़पति बॉयफ्रेंड युग
पैसा कमा रहा, और तू यहाँ बस मुंगेरी लाल के सपने देख रही। चल जल्दी से तैयार हो जा। इतना कहती वह लेडी वहाँ से जाने लगी। तभी थोड़ा चौंकते हुए नुपुर ने कहा, लेकिन कहाँ? हमें जल्दी से तैयार होकर कहाँ जाना है? तेरे उस करोड़पति बॉयफ्रेंड के पास। इतना कमा रहा है, कोई उसके नोटों को गिनने वाला भी तो चाहिए। मतलब ये सब भी मुझे इस मालती सोलंकी को बताना पड़ेगा? उस लेडी ने कहा, माँ, हमें युग से हर रोज़ इस तरह पैसे नहीं ऐंठना चाहिए। हमें उसके सीधेपन का इतना भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, हम आज नहीं जाते हैं, कॉल पर ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं, मिलने फिर कभी चले जाएंगे। एक बार फिर से चादर ऊपर की तरफ खींचते हुए नुपुर ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुनकर मालती यानी कि उसकी माँ की भौहें ऊपर तन गई। चेहरे पर हल्के गुस्से की लकीरें उभरने लगी थी। वह गुस्से में उफनते हुए कुछ कहती, उससे पहले तन्वी इस बार नुपुर के हाथ से चादर खींचते हुए बोली, ओह कम ऑन दी, हम लोग जीजू से कोई मुफ्त के पैसे नहीं ले रहे हैं। उनके पास उनके साथ उनका अपना कोई नहीं है। उनके जिंदा बाप भाई भी उनके साथ नहीं हैं। वो समझो तो पूरी तरह से अनाथ ही हैं, और हमने उन्हें एक फैमिली दिया है, तो इस नाते से उनका इतना तो फ़र्ज़ बनता है। और आप भी ये मत भूलो कि आज जो हम ठाठ से हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, जो आप इतने हाई क्लास मेंटेन करके रखी हो ना, वो जीजू की बदौलत है। तो प्लीज़ अपना ये सावित्री वाला ड्रामा बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। कुछ सीख अपनी छोटी बहन से। बस उम्र में छोटी है, लेकिन दिमाग तेरे से कहीं ज़्यादा चला लेती है। इतना कहते हुए मालती सोलंकी अपनी छोटी बेटी तन्वी के साथ रूम से बाहर निकल गई, जिनके जाते ही नुपुर एक बार फिर से बेड पर लेट गई थी। एक छोटा 2 मंजिला मकान, जिसके ऊपरी मंजिल के अंदर लगभग 37 से 38 साल की लेडी, जो लगातार खांसते हुए किसी को आवाज़ दे रही थी, औरा सुबह हो गई है, अभी तुम्हें राशन की डिलीवरी करने भी जाना है। उठ जाओ औरा, सूरज सिर पर चढ़ चुका है। लेकिन क्या मजाल जो ये लड़की उठ जाए। इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। औरा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब न आता हुआ देख उस लेडी ने किचन से एक चिमटा उठाया और एक बार फिर से उस लड़की को आवाज़ देते हुए एक कमरे के अंदर चली गई, जहाँ एक छोटे से बेड पर एक लड़की खुद को चादर के अंदर छिपाए आराम से सो रही थी। उसके पास ही एक आंखों वाला टेडी बियर, जो काफ़ी गंदा और भद्दा नजर आ रहा था। उसके फर भी काफ़ी जगह से झड़ चुके थे। पिंक कलर के उस टेडी बियर का रंग भी काफ़ी धूमिल और गंदा हो चुका था। वही उस रूम की हालत भी कुछ खास नहीं थी। बेड पर बिछी बेडशीट से लेकर उसके ओढ़े हुए चादर भी काफ़ी पुरानी व धूमिल नजर आ रही थी। बीच बीच में उस पर कई पट्टियों को टाक कर शायद उसके ऐब को ढका गया था। तब तक वह लेडी भी एक हाथ को मुंह पर रखे हल्का खांसते हुए दूसरे हाथ में एक चिमटा को पकड़े उस लड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड्स तक उसे गुस्से व चिढ़न भरे भाव से देखते हुए उसके ऊपर अपना चिमटा बरसाना शुरू कर दिया था। तो वही 3 से 4 चिमटे की मार से वह लड़की औरा हल्का चीखते हुए उठ बैठी। अम्मा, चोट लग रही है। एक लगभग 19 साल की लड़की, बालों को 2 चोटियों में गुथे हुए, पतला शरीर, एक पुराने टी शर्ट को पहनी हुई, जिसकी टी शर्ट पर बने डिज़ाइन भी अब धूमिल हो चुके थे, हल्के दर्द से कराहते हुए उठ बैठी थी। जो उठते ही उस लेडी यानी कि अपनी माँ के चिमटे से बचने की कोशिश करते हुए आगे बोली, अम्मा बस भी करो, चोट लग रही है। हम अभी जा रहे हैं और देखना 5 मिनट के अंदर ही सबको राशन पहुंचाकर तुरंत आ भी जाएंगे। आप खामोका हर वक्त इतनी चढ़ी रहती हैं। अपने बेड से जल्दी से उठते हुए उस लड़की यानी कि औरा ने कहा, और एक तरफ जमीन पर पड़े 2 जोड़ी चप्पल को पहनते हुए वह घर से बाहर निकल आई और कुछ दूर पैदल चलने के बाद जल्दी से एक ग्रोसरी शॉप के अंदर जाते हुए बोली,
गुड मॉर्निंग विक्टर, आज किसके यहाँ डिलीवरी देने जाना है? 12वीं तक पास हो चुकी हो, लेकिन इतना भी तमीज नहीं कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। शॉप के अंदर कैश काउंटर पर खड़ा एक आदमी हल्का चिढ़ते हुए बोला, जो शायद यही विक्टर था। लेकिन वह लड़की औरा, जो विक्टर की बातों पर बस अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, अम्मा कहती हैं बातें कम किया कर और काम ज़्यादा। अब चलो जल्दी से बताओ कि आज डिलीवरी के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि जल्दी से वापस आके मुझे काफ़ी तैयारियां भी तो करनी हैं। तुम कहाँ जा रही हो? एक पर्ची पर कुछ लिखते हुए विक्टर ने कहा, आज मेरी दोस्त कायरा का बर्थडे है। आज शाम वो बहुत बड़ी पार्टी दे रही है, तो वहाँ जाने के लिए तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना। हल्का झुझलाते हुए औरा ने कहा, कौन कायरा? वो जो उस दिन बड़ी गाड़ी में आई थी? वो तुझे कब से दोस्त बनाने लगी? मजाक अच्छा था वैसे, विक्टर ने हंसते हुए कहा और औरा के सामने एक पर्ची बढ़ाते हुए आगे बोला, सुनो, आज डिलीवरी देने तुम्हें रंधावा मेंशन जाना है, संभाल के जाना। और हाँ, वो बड़े लोग हैं, मुंबई के अमीर लोगों में से एक हैं, तो वहाँ जाकर कोई गड़बड़ मत करना। विक्टर, तुम भी ना, इसकी चिंता मत करो, डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर और सही सलामत होगी। बस सारा सामान अपनी उस कबूतरी पर बांध दो, बेपरवाही से औरा ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुनते ही विक्टर की भौहें तन गई थी। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपनी जान से प्यारी कबूतरी को तुम्हें ले जाने दूंगा? इन सारे सामानों की डिलीवरी करने के लिए तुम लोकल बस ले सकती हो, 5 रुपए में पहुंच जाओगी। अब चलो जाओ जल्दी से, नहीं तो तुम्हारी आज की पगार काट लूँगा। थोड़ा झड़पते हुए विक्टर ने कहा। तो वही औरा अपने चेहरे को लटकाए आगे बढ़ी और पेटी में बंधे सामान को उठाते हुए बाहर निकल आई। लेकिन तभी उसकी नज़र शॉप से बाहर खड़ी एक पिंक कलर के स्कूटी पर पड़ी, जिसके सामने लगे प्लेट पर सुंदर अक्षरों में कबूतरी लिखा हुआ था। तभी कुछ सोचते हुए औरा ने वापस से एक नज़र शॉप के अंदर विक्टर पर डाला, जो अपने काम में बिजी था। लेकिन उसे बिजी देख औरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई थी और पलक झपकते ही उस स्कूटी पर सारा सामान बांधते हुए वह स्कूटी लेकर भाग निकली। तो उधर युग रंधावा को टेंडर मिलने की खुशी में आज उसकी कंपनी में खुशी का माहौल था। साथ ही उनकी खुशी दोगुनी तब हुई जब उन्हें ये पता चला कि आज उनके बॉस किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हुए हैं, इस वजह से आज वो ऑफिस नहीं आएंगे। मतलब आज काम से उनकी छुट्टी हो गई। अभी वो इस बात का जश्न मना ही रहे थे कि तभी एक न्यूज़ ने उनकी खुशी 3 गुनी कर दी थी, जब उन्हें ये पता चला कि उनके बॉस युग रंधावा ने उनके लिए आज रात एक डिनर पार्टी की अरेंजमेंट की है। वह इस खबर को सुनते ही देवकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉय ऑफिस में ही अपनी तैयारियां शुरू कर दिए थे। तो उधर दूसरी तरफ युग की स्पोर्ट्स कार इस वक्त एक बंगले के बाहर रुकी थी, जिसके ड्राइविंग सीट के गेट को खोलते हुए बाहर निकला और अपने सामने खड़े बंगले, जिसके बाहर एक बोर्ड पर रंधावा मेंशन लिखा हुआ था, उसे देखते हुए युग रंधावा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे, जैसे उसे उस बंगले के अंदर जाने में कोई खास दिलचस्पी ना हो, लेकिन आज मजबूरन उसे यहाँ आना पड़ा हो। एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए उसने अपने कोट के बटन को बंद किया और मेंशन के अंदर ना जाते हुए वह गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गया, जहाँ पहले से ही गार्डन के बीचों बीच रखे टेबल के पास लगभग 70 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे, जो अपने सामने ही रखे टेबल पर फाइल से कुछ पन्नों को उलट पलट कर देख रहे थे। तभी उनकी नज़र भी अपनी तरफ आते हुए युग पर पड़ चुकी थी, जिसके साथ ही वह चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए हुए बोले, आज पूरे 7 साल बाद देख रहा हूँ। ऐसे तो सिर्फ न्यूज़पेपर के पन्नों या फिर टीवी में ही तुम्हारी शक्ल देखकर काम चलाना पड़ रहा था। कहते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने युग को अपने सामने ही रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया। दादाजी, ये बात आप भी जानते हैं कि 7 साल पहले ही मैंने अपना रिश्ता इस रंधावा परिवार से तोड़ दिया था। फिर आज इस तरह बुलाने का कारण
अगर रिश्ते मात्र कह देने से टूट जाते तो आज इंसान लोगों की भीड़ में भी अकेला नजर आता। खैर, चलो मान लिया कि तुमने रंधावा से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, फिर हमारे दिए हुए सरनेम को क्यों नहीं छोड़ा? आज भी तुम्हारी पहचान हम रंधावा से ही है, उस व्यक्ति ने कहा, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तो वही युग जिसके चेहरे पर अब एक झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। दादाजी, युग आगे कुछ कहता उससे पहले ही उस व्यक्ति ने एक बार फिर से अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, इस धरती पर मेरी उम्र अब लगभग पूरी हो चुकी है। ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने पुरखों की बनाई वसीयत को अब सबके नाम कर देना चाहता हूँ। इतना कहते हुए उस व्यक्ति ने एक फाइल युग की तरफ बढ़ा दी थी, लेकिन उस फाइल को पढ़ते ही युग चीख उठा था, मैं आपकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। युग रंधावा, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार एक बिजनेसमैन की हैसियत से सोचो। अगर तुम इस शर्त को मानते हो तो तुम इकलौते रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 33% के हकदार होगे। और ये भी सोचना कि तुम्हारे ऐसा करने पर रंधावा ग्रुप आसमान से ज़मीन पर भी आ सकता है, क्योंकि तुम इस 33% के शेयर को अपनी कंपनी के साथ जोड़कर रंधावा ग्रुप को काफ़ी पीछे छोड़ सकते हो। आगे तुम्हारा फैसला। इतना कहते हुए वह व्यक्ति शांत हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मक्कारी साफ छलक रही थी, जैसे वो अपने प्लान में सक्सेस हो चुका हो। तो वही युग उस व्यक्ति यानी कि अपने दादाजी की बातों को सुनते हुए बस शांत था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको मेरी ये नई कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।